Good morning, students. Today we are going to start our next chapter. The name of the chapter is you know very well, which is written on the top of the board, that is kinematics. Are you getting the meaning of kinematics? Okay, we will just going to explain all these terms which is used in this chapter. So we will start from the term mechanics. मैकेनिक्स नाम सुना ही आपने. मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, क्या होता है मैकेनिक्स? आपको पता है कि जहां पर भी हम किसी भी व्हीकल को ठीक करवाते हैं, उस जो पर्सन हमारे पास होता है उसको बोलते हैं मैकेनिक. अब मैकेनिक क्या करता है? जो भी मूविंग चीजें होती हैं उनकी स्टडी करता है वो. समझ पा रहे हो? मूविंग चीजें जैसे आपकी बस है, आपकी मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, इन चीजों की. तो फिजिक्स के अंदर जो ये मैकेनिक्स वर्ड लिया गया, ये क्या शो करता है? इट गिव्स दिस स्टडी. बेसिकली क्या है? ये ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की. क्योंकि फिजिक्स की काफी सारी ब्रांच है. जैसे आपकी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक ब्रांच फिजिक्स की है. न्यूक्लियर फिजिक्स भी है, कंप्यूटर फिजिक्स भी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी है, ऑप्टिकल फिजिक्स भी है. सो मेनी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स देयर. तो ये एक स्पेशल ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मटेरियल ऑब्जेक्ट का मोशन. क्या करेंगे स्टडी? मटेरियल ऑब्जेक्ट का मोशन. ध्यान दीजिएगा इस चीज की तरफ. अब बात आती है मैकेनिक्स को फिर फर्दर इसने डिवाइड किया स्टैटिक्स में, काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में. ये ग्राफ सा बनाया मैंने, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है एक तरह से कि हमारे यहाँ पर क्या है, स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है और डायनेमिक्स है. पहले चलते हैं हम स्टैटिक्स पे. स्टैटिक वर्ड जो आया स्टेट ऑफ रेस्ट से आया. स्टैटिक वर्ड किससे आया? स्टेट ऑफ रेस्ट से आया. तो बेसिक क्या हो जाएगा? ये तो थी ब्रांच ऑफ फिजिक्स. अगर मैं यहां लिखूं क्या है ये, इट इज दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स. क्या डील करती है? डील क्या करती है? ये मोशन डील करती है. क्लियर? मोशन डील करती है. शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, मोशन को डील करती है. लेकिन मोशन भी कई तरह का होता है. पहला है आपका स्टैटिक, जिसमें मैंने लिखा इट इज द ब्रांच ऑफ. ये स्टैटिक वर्ड कहां से आया? मैकेनिक्स से. तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which will study the state of rest. Clear? State of rest. सेकेंड आया आपका काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स किससे आया? मैकेनिक्स से आया. तो इसका मतलब क्या होगा कि काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of state of motion. क्या करती है? स्टेट ऑफ मोशन. तो डिफरेंस क्या हुआ? ये रेस्ट पे है, ये मोशन पे, ये भी मोशन पे है. लेकिन डिफरेंस क्या हुआ? मैंने साथ में लिखा विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ फोर्स एंड नेचर ऑफ बॉडी. यानी जब हम काइनेमेटिक्स को रीड करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा फोर्स लगा. हो सकता है वो फ्रिक्शनल फोर्स हो जिसके कारण गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है. हो सकता है किसी ने उसको धक्का दिया हो सकता है वो न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है वो कांटेक्ट फोर्स हो सकता है वो कोई और फोर्स भी हो सकती है. सो मेनी फोर्सेस आर प्रेजेंट इन दी नेचर. तो अगर हमें सिर्फ मोशन की तरफ ध्यान देना है, और वो मोशन आया कहां से, किस कारण से वो मोशन आया, किस फोर्स की वजह से मोशन आया, किस बॉडी की वजह से मोशन आया, उसको बिना सोचे समझे हम सिर्फ केवल मोशन पे इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो ब्रांच मैकेनिक्स की क्या कहलाई जाती है? आपकी काइनेमेटिक्स. क्लियर हो रही है सभी को? आई थिंक बड़ा सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें आ जाएं. फिर आपका आता है डायनेमिक्स. क्या चीज आएगी? डायनेमिक्स. अब ये भी क्या है? इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. और मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की ब्रांच है. तो हमने बोला इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच स्टडी द स्टेट ऑफ मोशन. लेकिन यहां पर उसमें काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में क्या अंतर पड़ जाएगा? यहां पर हम ये जरूर चेक करेंगे डायनेमिक्स में कि जो आपका मोशन आया वो किस वजह से आया, किस बॉडी की वजह से आया, कैसी वो बॉडी थी, उसकी शेप क्या थी. क्लियर? उस पे फोर्स कौन सा लग रहा था. क्लियर है ये चीज? मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उसका मोशन जो आया बॉडी का, उसके पीछे क्या कारण थे, कौन सी फोर्स उसके पीछे इन्वॉल्व हो रही थी. क्या वो न्यूक्लियर फोर्स थी, क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स थी, और जिसकी वजह से मान लो किसी बॉडी ने उसको धक्का दे दिया, पुशअप कर दिया या पुल अप कर दिया, जो भी मर्जी लगा लीजिए, उस केस में उसका साइज क्या रहा होगा. इट मींस वी हैव टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन. तो क्लियर है ये चीज? इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज रेस्ट. रेस्ट बेसिकली क्या होता है? मान लीजिए आपके नेबर है, नेबर की जो गाड़ी खड़ी है, आपने रात को देखा तो गाड़ी रुकी हुई थी. फॉर एग्जांपल 9 o'clock आपने देखा, यानी 9 PM, तो गाड़ी आपके सामने ही पड़ी थी, यानी आपके गेट से कुछ दूरी पे. ठीक, कुछ का मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप, मे बी 5 मीटर, मे बी 10 मीटर. फिर आपने देखा
9:30 PM पे भी गाड़ी वहीं पर खड़ी है। फिर आपने थोड़ा सा आप फिर घूम रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, तब आपने देखा टाइम तो 10 हुआ था, 10 PM हुआ था, तब भी गाड़ी वहीं पर ही रुकी हुई थी। तो व्हाट इज मीन बेसिकली, हो क्या रहा है कि टाइम तो चेंज हो रहा है पर गाड़ी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो गाड़ी को हम क्या कहेंगे कि वो किस में है, रेस्ट पे है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी कि अगर पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि किस पे है, वो रेस्ट पे है। तो क्या कहेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, कब, when its position do not changes with respect to time। क्लियर है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन आपकी आती है मोशन। अब ये मोशन क्या होता है, वैसे आप सभी को आना चाहिए क्योंकि 9th जिसने बहुत अच्छा ढंग से की है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्यों करवा रहे हैं, पर ठीक है, जरूर नहीं कि सभी को ये चीजें आती हैं। जहां से हमें स्टार्ट करना है वो बेसिक होता है और बेसिक हमें सबको आना चाहिए। तो मोशन की हम जो बात कर रहे थे, मोशन क्या होता है, अगर गाड़ी की पोजीशन भले चेंज हो रही होती, आई मीन टू से कि जैसे कोई सीखने की कोशिश करता है गाड़ी को, तो बार बार बंद होती है। तो आपने देखा 9:30 पे गाड़ी आपकी रेस्ट पे थी, लेकिन 10 PM पे गाड़ी थोड़ा सा आगे चली जाती है, यानी उसमें कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक, और वो गाड़ी बंद हो जाती है। फिर आपने देखा 10:30 पे थोड़ा सा और आगे चली जाती है। व्हाट इज इट मीन बेसिकली, कि हो क्या रहा है, गाड़ी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो गाड़ी को क्या बोलेंगे, क्या वो रेस्ट पे है, तो हम बोलेंगे वो किस पे है, मोशन पे है। तो लिखते हैं इसके बारे में, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस, विजिबल होगा आई थिंक सभी को, इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं, सगे संबंधी, यानी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तालमेल भी है। अब वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके बारे में वर्डिंग में नहीं लिखूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बस लगा लीजिए, या एक ट्रक लगा लीजिए, या एक कुछ भी लगा लीजिए आप, कुछ आप भी, कोई आपके पास गाड़ी है या कार लगा लीजिए। सपोज ये कार ले ली मैंने, ठीक, कार देखिएगा, मैंने कार बनाई है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर आपकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है। ड्राइंग भी आनी चाहिए हम सभी को, क्योंकि फिजिक्स में आपके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका एक ड्राइवर बैठा हुआ है, डी से मैंने क्या लिख दिया, ड्राइवर। फिर यहां पर मान लो एक बैठा है राम, और एक बैठा है, या एक बैठी है सीता। क्लियर, यानी 3 पर्सन हमारे पास यहां पर हैं, राम, सीता और ड्राइवर। डी फॉर ड्राइवर, आर फॉर राम, एस फॉर सीता। मे बी विजिबल है या नहीं है, थोड़ा लार्ज करके देख लीजिएगा अपनी वीडियो को। अब मान लीजिए गाड़ी चल रही है आगे, ठीक, ये क्या चीज आपका रोड है, और यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ये कौन है, ऑब्जर्वर, दिख रहा है सभी को, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। अब मुझे ये बताइए कि जो राम और सीता और ड्राइवर अलग अलग सीट पे बैठे हुए हैं, अलग अलग सीट पे बैठे हुए हैं, अगर गाड़ी चल भी रही है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी किसमें है, मोशन पे, मैंने यहां पर लिख दिया है गाड़ी किसमें है, मोशन में है, तो क्या सीता अपनी सीट को चेंज कर रही है, नहीं कर रही। क्या ड्राइवर अपनी सीट को बार बार चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या राम अपनी सीट को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा। क्लियर, तो जब वो अपनी सीट को चेंज नहीं कर रहे, तो राम के अकॉर्डिंग सीता क्या है, रेस्ट पे है। सीता के अकॉर्डिंग ड्राइवर क्या है, रेस्ट पे है। ड्राइवर के अकॉर्डिंग राम और सीता क्या है, रेस्ट पे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन इनसाइड द कार। क्लियर हो रही है बात, दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
बात आती है ऑब्जर्वर की, गाड़ी आपकी यहां पर पहुंच जाती है, सपोज इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, डॉट दिखा रहा हूं मैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। गाड़ी पहले कहां पर थी आपकी, इस पॉइंट पे थी, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है आपका, बी पॉइंट है। क्या ऑब्जर्वर जो यहां पर खड़ा हुआ है उसको गाड़ी सबसे पहले ए पॉइंट पे नजर आती है, उसके बाद गाड़ी चलती हुई जा रही है और वो बी पॉइंट तक पहुंच जाती है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, क्या हो रहा है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग राम की पोजीशन चेंज हो रही है, सीता की पोजीशन चेंज हो रही है, ड्राइवर की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इट मींस अगर राम, श्याम और ड्राइवर को देखें विद रिस्पेक्ट टू देम तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर मैं ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग देखता हूं तो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनको अपने ढंग से देखा जाए, राम को सीता के ढंग से देखा जाए, सीता को ड्राइवर के ढंग से देखा जाए, तो ये क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर के ढंग से देखा जाए तो क्या है, ये मोशन में है। इसका मतलब क्या है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। नोट डाउन कीजिएगा इसको भी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मोशन। फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइप ऑफ मोशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा पहले रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड मैंने लिखा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। थर्ड मैंने लिखा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? आसान सा है, इसको समझिएगा। यहां पर जो रेक्टिलिनियर मोशन है बेसिकली, यहां पर ये बात करेगा किसकी, अगर हम दिमाग लगाएं तो ये किस चीज की बात करेगा, पॉइंट मास की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की कह सकते हैं या पॉइंट मास की। समझ पा रहे हैं? यानी एक पॉइंट मास है या एक पॉइंट मास पार्टिकल है जो कि मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हो रही है बात कि ऐसा पॉइंट मास जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसके द्वारा किया गया मोशन क्या बोला जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट मास। पॉइंट मास किसको लेते हैं हम, अब ये भी ध्यान लीजिएगा, पॉइंट मास। फॉर एग्जांपल आपका मून जो है साइज में बहुत बड़ा है, पर अगर वो बिल्कुल आपके पास आ जाएगा, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हो? नहीं कर सकते, आप उसको हग नहीं कर सकते। लेकिन वही आपका जो मून है कितनी दूरी पे नजर आता है हमें, और छोटा सा नजर आता है ना, छोटा सा नजर। रीजन बिहाइंड डेट, उसका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी जब हम उसको देख रहे हैं तो उसके साइज से ज्यादा उसका डिस्टेंस है। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या मानते हैं, पॉइंट मास। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि एक गाड़ी है, आपके पास कोई गाड़ी है, सड़क पे चल रही है, जैसे जैसे गाड़ी दूर चली जाएगी वो छोटी नजर आती है। जब वो पॉइंट की तरह नजर आती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट मास। यानी उसका डायमेंशन जब नेग्लिजिबल हो जाता है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, तो उस केस में हम उसको क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, मैं इतना थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा हूं इन चीजों को ताकि आपके समझ में आए ये चीजें। तो यहां पर अगर पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहां पर, स्ट्रेट लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन किसका, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल इसमें आता है ट्रांसलेटरी मोशन का। इस ट्रांसलेटरी मोशन में भी आपकी स्ट्रेट लाइन ही होगी, मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर? यहां पर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहां पर एक बॉडी होगी। अब इस बॉडी को समझते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास एक डिब्बा है, क्लियर, ध्यान से, डिब्बा लगा लीजिए या आप गाड़ी ही लगा लीजिए। सपोज एक आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है, जैसे इनोवा ले लिया आपने। आपको पता है इनोवा में क्या होता है, 7 या 8 या 10 पर्सन बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए, मैं थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूं फिर उसके बाद मैं रब कर दूंगा समझा के। मान लीजिए ये पॉइंट आपका, यहां पर आपके पास ये गाड़ी है, मैंने बॉक्स के रूप में दिखा दी, गाड़ी बनाऊंगा, टाइम लगेगा, वीडियो लार्ज हो जाएगा। एक पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, एक पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, एक पर्सन यहां पर बैठा हुआ है। मैं ओनली 3 पर्सन की बात लेता हूं। मान लीजिए ये पर्सन जो है, इसको फर्स्ट का नाम दे दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब इसकी पोजीशन देखिए आप ध्यान से। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 टाइम यहां पर है जब हमने चेक किया, और ये गाड़ी मूव करती है। गाड़ी मूव करके सपोज यहां पर पहुंच जाती है, गाड़ी ने मूव किया, इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। मान लीजिए टाइम हुआ आपका 1 सेकेंड। ठीक, अगर कोई आपसे पूछता है, मान लीजिए मैंने बोला 1 ने डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेके यहां तक 5 मीटर,
5 मीटर। समझ पा रहे हैं आप? मैंने मान लिया कि 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तूने कितना ट्रेवल किया होगा? फिर क्या आंसर होना चाहिए आपका? क्या तूने कम किया होगा या फिर उससे ज्यादा किया होगा? नहीं, तूने भी कितना किया? 5 मीटर। तो अगर मैं 3 की बात करूं, 3 ने कितना मूव किया होगा? 5 मीटर। क्लियर? तो ऐसा मोशन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी पॉइंट मास नहीं है, वो एक बॉडी है, तो उसके जब उसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उसके अंदर बॉडीज के अंदर पार्टिकल्स हैं, मे बी मैंने जैसे एग्जांपल लिया, वो पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन को मूव करें और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन हमारा क्या कहलाया जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर ये चीज? ऐसा मोशन क्या कहलाया जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि वर्डिंग में लिखवाऊंगा काफी लेंथी हो जाएगा, समझना जरूरी है आपको। उसके बाद आता है आपका सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन आएगा आपका? सर्कुलर मोशन। मैं यहां पर लिख रहा हूं सर्कुलर मोशन के साथ मोशन कंप्लीट कर दिया। पहले हम सर्कुलर मोशन पे चलते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी धागे के साथ, धागे की लेंथ बहुत बड़ी है और एक छोटा सा पत्थर बांध दिया, छोटा सा पत्थर, उस छोटे से पत्थर को आप रोटेट कर रहे हो। क्लियर? तो आप ये सोचिए कि जो आपने पत्थर, जो सर्कुलर पत्थर है, सॉरी स्फेरिकल पत्थर है, उसका जो रेडियस है और इस धागे की जो लेंथ है, किसकी लेंथ ज्यादा है? रेडियस ज्यादा बड़ा है, लेंथ बड़ी है? तो आप कहोगे सर लेंथ बड़ी है। अगर लेंथ बड़ी है तो मैं इस पत्थर को क्या मानूंगा? पॉइंट मास मानूंगा। पॉइंट मास को जब मैं ऐसे रोटेट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट मास को मैं ऐसे रोटेट करता हूं तो क्या बनेगा? सर्कुलर मोशन। तो आपको ध्यान देना है कि सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता है? जब एक पॉइंट मास सर्कल की तरह मूव करता है। तो लिख देते हैं यहां पर शॉर्टकट में, पॉइंट मास या पॉइंट बॉडी, मास लिख दो या फिर बॉडी मूविंग अराउंड सर्कल, मूविंग अराउंड सर्कल। क्लियर? मूविंग अराउंड सर्कुलर। तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर या सर्कल। तो ऐसा मोशन क्या हो जाएगा आपका? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्लियर हो रही है सभी को बात? आई थिंक कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये टॉपिक, क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर थोड़ा सा हमें लगता है कि बोरिंग है, पर ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपकी फिजिक्स की जान भी है, इसलिए स्टार्टिंग से ही इसको कैप्चर करते चलें। रोटेटरी मोशन पे आते हैं। रोटेटरी मोशन, अब मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर काफी सारे पत्थर आपने रख दिए और उसको धागा बांध लिया, उसको घुमा रहे हैं। अब मुझे बताएंगे क्या होगा? क्या पूरी बॉडी घूमेगी? आपको यस घूमेगी, लेकिन अगर मैं आपको उसके बीच में जो पत्थर हैं, क्या वो घूमेंगे? यस, वो भी घूमेंगे। या आप ऐसा कह सकते हो कि आपने एक सफियर लिया, आपने वाटरमेलन ही ले लिया, आप ये मान लीजिए। अब उसके अंदर सीड होते हैं, क्या सीड जो है उसके वो एक ही जगह पे होते हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं, वो भी अलग अलग जगह पे होते हैं। और मैंने उसके साथ धागा बांध दिया, किसके साथ? वाटरमेलन के साथ, उसको घुमा रहा हूं, तो सीड भी घूम रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो सीड हैं क्या वो भी सर्कुलर मोशन लेंगे? तो आप कहोगे लेंगे। किसके अराउंड? ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ एक्सिस, यानी इस एक्सिस के अक्रॉस वो सारे घूमेंगे। मान लो फर्स्ट सीड यहां पर घूमेगा, सेकंड सीड यहां पर है, वो भी इसको घूमेगा। तो दे आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कल अबाउट दी कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, अबाउट द कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब सभी के सभी जो बीज हैं, जो सीड हैं, वो सर्कुलर मोशन लेंगे साइमल्टेनियसली अबाउट अ कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं? रोटेटरी मोशन। क्लियर है ये चीज भी कि ऐसा मोशन कैसा होगा? रोटेटरी मोशन। मैं थोड़ा सा एग्जांपल बना दूं तो आप समझ पाएंगे कि मान लीजिए एक बीज यहां पर पड़ा हुआ है, एक बीज आपका सपोज यहां पर पड़ा हुआ है, एक बीज यहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन मान लीजिए ये घूमता है तो ये सर्कल बनेगा ऐसा, ठीक। अगर इसकी बात करें तो ये सर्कल बनेगा ऐसा, और इसकी बात करेंगे तो ये सर्कल बनेगा ऐसा, लेकिन सबका कॉमन एक्सिस क्या होगा? ये हो जाएगा कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये सभी काम इकट्ठे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, यानी सभी सर्कल इकट्ठे ही बनेंगे, सभी पार्टिकल साइमल्टेनियसली सर्कुलर मोशन को गेन करेंगे। क्लियर है ये भी चीज? इसको भी रब करते हैं हम। अब आपका आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो। मैं रिपीट कर रहा हूं, टू एंड फ्रो। और क्या होता है आपका? बैक एंड फोर्थ मोशन।
अबाउट फिक्स पॉइंट, अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। समझ पाए? टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर हो रही है चीज? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? सिंपल पेंडुलम देखा है आपने? सिंपल पेंडुलम नहीं देखा, किसने सुना भी नहीं होगा। घड़ी का पेंडुलम देखा है? ऐसे ऐसे चलता है, दिस वन, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अबाउट मीन पोजीशन कौन सी है? अगर उसको रोक दें तो कहां खड़ा होगा? स्ट्रेट खड़ा होगा। डायग्राम बना देता हूं, यहां पर समझ में आ जाएगा। क्लियर? ये होता है अबाउट फिक्स पोजीशन, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन। और जितना ज्यादा यहां तक चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन यहां ना याद रहे तो आप ये कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा पेंडुलम कहां तक चला जाएगा? जिस पॉइंट पे जाके रुकेगा उसको बोल देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। तो यहां पर लेफ्ट और राइट में दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगे, और जहां पर वो रुक जाएगा, अगर घड़ी का सेल बंद हो जाए तो रुक जाएगा, जहां रुकेगा उसको क्या बोल देंगे? मीन पोजीशन। तो दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। अब बैक एंड फोर्थ क्या होता है? बैक एंड फोर्थ होता है कि मान लीजिए किसी स्प्रिंग को हमने खींच दिया और छोड़ दिया, तो वो कैसे करेगा? ऐसे ही करेगा ना, इसको भी बोलते हैं हम बैक एंड फोर्थ। क्लियर? ये चीज क्लियर हो रही है आपको? अगर ये तो आपका हो गया टू एंड फ्रो, क्योंकि पेंडुलम जब चलता है वो आराम आराम से नजर आता है ना। क्लियर? लेकिन अब बात आती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड होता है स्मॉल। एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका? स्मॉल। और मैंने यहां पर लिख दिया चिमटा। मामा यूज करते हैं ना आपके चिमटा, चपाती बनाते टाइम, और आप श्राद्ध करें तो लगा भी देते होंगे आई थिंक, है ना। तो यहां पर वो चिमटे का एग्जांपल ले रहा हूं। चिमटे को अगर हम किसी बॉडी के साथ स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो चिमटा फटाफट से ऐसे करता है ना, लेकिन पेंडुलम आराम आराम से ऐसे करता है। यही फर्क है किसमें? ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में। क्लियर हो रही है बात जो मैं समझाना चाहता हूं? ये आपका फर्क है। ये आराम आराम से होगा तो ये क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन। और ये ऐसे होगा फटाफट से, जिसमें आप देख नहीं पा रहे कि चिमटा फटाफट इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, बड़ा मुश्किल होता है कैप्चरिंग करना, उसको क्या बोल देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी में एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेरी स्मॉल। क्लियर? एम्पलीट्यूड का मतलब ये वाली चीज बहुत स्मॉल होती है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? आपका वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर है ये चीज? नोट डाउन करेंगे सभी। Now I'm going to explain one-dimensional motion, two-dimensional motion, and three-dimensional motion. Although these are very basic concepts, but still, before going to the complete chapter, one should know the basic concepts also. अब one-dimensional motion क्या होता है? हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y and z। ये तीन कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे किसी भी चीज की पोजीशन को वेरीफाई करते हैं। अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट में से केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट ही पोजीशन को स्पेसिफाई करे तो हम क्या बोल देंगे? कैसा मोशन है? आपका वन डायमेंशनल मोशन है। क्लियर हो रही है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल ओनली इफ एंड ओनली इफ वन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ द थ्री इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो? ओनली वन कोऑर्डिनेट, only one coordinate out of three used to specify position of an object with respect to time। क्लियर हो रही है आपको? आई थिंक विजिबल होगा। मैंने क्या लिखा? ओनली वन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा मोशन क्या होगा? आपका वन डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज मूव की और हमने कह दिया कि ये मूव करेगी, यहां से यहां चली जाती है। क्लियर? यहां से यहां चली जाती है। और हमने कहा 5 मीटर ट्रेवल किया, तो 5 मीटर कहां ट्रेवल किया? ये कौन सा एक्स एक्सिस है? कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। सपोज अगर यही आपका एग्जांपल ऐसे होता और यहां से हमने कह दिया कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है और 5 मीटर जा रहा है, तो आप कहोगे सर 5 मीटर जा रहा है, मैं वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? तो आप कहोगे सर y में। क्लियर? केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट जब यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है ये चीज? अब चलते हैं टू डायमेंशन पे। क्लियर? अब चलते हैं टू डायमेंशनल मोशन।
मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने रब करके, क्योंकि बार बार लिखूंगा वीडियो लेंथी होगी, इसलिए मैंने यहां लिख दिया 2 डायमेंशन ओनली 2 कोऑर्डिनेट। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ओनली 2 कोऑर्डिनेट यूज्ड, only 2 coordinate out of the 3 used to specify the position of an object with respect to time। ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ध्यान से एक चीज समझाऊं, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड सभी खेलते हैं, सभी खेलते हैं ना कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में आप देखिए क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल बना या फिर एक स्क्वायर, ये तो स्क्वायर ही होता है कैरम बोर्ड। तो ये मान लीजिए ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई है, और मान लीजिए आपका जो गिट्टी है, आपकी जो डिस्क है वो सपोज यहां पर आ जाती है, आपने स्ट्राइकर से हिट किया और वो यहां पर पहुंच जाती है, या स्ट्राइकर आपका यहां पहुंच जाता है, और आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्ट्राइकर, तो आप क्या करोगे, इस ओरिजिन से यानी इस पॉइंट से आपने स्ट्राइक किया तो यहां पर आप लगाओगे इस पोजीशन, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो आप कहोगे मान लीजिए यहां तक कितना है, सपोज आपने कहा 2 मीटर है यहां तक, और फिर मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर डाला और मैंने बोल दिया यहां पर कितना है आपका 3 मीटर, तो आप क्या लिखोगे एक्स वाई और इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2 3। ये 2 और 3 क्या बता रहे हैं, बेसिकली दे आर टेलिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस स्ट्राइकर विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट आउट ऑफ दी 3 कोऑर्डिनेट। क्लियर है आप सभी को जो मैं बोल रहा हूं कि वी आर गेटिंग ओनली 2 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ दी 3 कोऑर्डिनेट विच इज गोइंग टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसी आपकी लिजार्ड आपकी कहां पर होती है, दीवार पे होती है, अगर लिजार्ड आपकी दीवार पे होती है तो अगर लिजार्ड की पोजीशन लेनी है, हो सकता है वो वाई जेड में दे, हो सकता है वो एक्स जेड में दे, तो केवल और केवल 2 कोऑर्डिनेट जब यूज होते हैं तो हम क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। अब हम चलते हैं 3 डायमेंशन, ठीक, तो ओनली की कट जाएगा आपका 3 कोऑर्डिनेट, ऑल दी 3 कोऑर्डिनेट्स, यहां पर क्या आएगा आपका 3 लिख देते हैं यहां पर 3 डायमेंशनल मोशन, तो यहां पर क्या आएगा ऑल दी 3 coordinates are used to specify the position of an object with respect to time। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, काइट, बर्ड भी ले सकते हो, ये काइट ले लिया आपने, काइट आपकी स्काई में है, क्लियर हो रही है चीज, स्काई में है, और ये धागा ले लिया। अब इसकी पोजीशन जो है, क्लियर, इसकी जो पोजीशन है वो किस में आएगी, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। इट मींस वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ दिस काइट विच इज इन द स्काई गिवन बाय द 3 कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए यहां से इसका परपेंडिकुलर डाला, इसका परपेंडिकुलर डाला, और एक परपेंडिकुलर आपका जेड एक्सिस पे जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा एक्स वाई एंड जेड, इसकी पोजीशन मान लीजिए हमारी आती है 3 2 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगी, ये 3 2 एंड 4 जो हैं दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस द पोजीशन of the kite in the sky। Are you getting my point which I am discussed on the board? So please note all these type of physical quantities or basic terms used for the physics part। Okay, next topic is, next definition not topic, scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अगेन रिपीट करता हूं, थोड़ा सा पिछले लेक्चर में हमने किया था, जिससे लॉ ऑफ फिजिक्स को समझा जाए, जिसको मेजर किया जा सके, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सको, उनको क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कि अगर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, क्लियर, डिस्टेंस की केवल और केवल वैल्यू होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड, स्पीड का भी केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई आंसर नहीं होता। डेंसिटी, डेंसिटी भी आपने देखे ना आपके मैथमेटिक्स में यूज होती है, डेंसिटी के भी केवल आंसर होते हैं, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसे कई एग्जांपल हमारे पास हैं, क्लियर, कई एग्जांपल। फिर आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। एक ये बच्चा है और ये बॉक्स पड़ा हुआ है,
ठीक, मान लीजिए ये 50 किलोग्राम का बॉक्स है। फिर एक ये बच्चा लिया मैंने, यहां पर एक बच्चा और ले लिया, ये भी 50 किलोग्राम का वेट है, और ये बच्चा है बेचारा छोटा सा, इसने इसको धक्का दिया, इसने भी इसको धक्का दिया। तो मुझे ये बताएंगे कि कौन सा बॉक्स, ए बॉक्स या फिर बी बॉक्स आगे जाएगा। तो आपका आंसर होगा सर ये आगे चला जाएगा। मैंने कहा ये आगे ज्यादा चला जाएगा, और ये शायद हो सकता है यहीं तक जाए। क्यों ऐसा हुआ भाई, क्यों ऐसा हुआ? ये बॉक्स 50 किलोग्राम का बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये कम कर रहा है। आप कहोगे सर इसके द्वारा लगाया गया फोर्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और डायरेक्शन कहां है, ये भी इन्वॉल्व होगी, डायरेक्शन किस साइड है, उस साइड है। तो इसका मतलब एरो लगा दिया मैंने, डायरेक्शन कहां है, इस साइड है, तो इसका वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, डायरेक्शन भी इसके साथ इन्वॉल्व है। यानी फोर्स आपकी जो है एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा आपका, मैं सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही वेलोसिटी आपकी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे कई एग्जांपल हैं जो कि कैसे होते हैं, आपके वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अब वेक्टर के साथ क्या इन्वॉल्व, वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है? मान लीजिए आप इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले जाते हैं, ए से बी, फिक्स कर रहा हूं, ए से बी, तो मैंने एरो लगा दिया, ए से बी गए, कितना गए, मान लीजिए 5 मीटर, कितना गए, 5 मीटर। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, ए से बी, ऊपर क्या लगा दिया, एरो, इससे क्या शो हो रहा है, ए से बी गए, लेकिन कितना गए, 5 मीटर, 5 मीटर। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, 2 स्ट्रेट डंडे लगा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, मॉडुलस। क्लियर हो रही है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। क्लियर है ये चीज। अब इसी को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहा हूं ताकि आपको वेक्टर के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज हो। ठीक, मान लीजिए एक वेक्टर है ऐसे, ये आपका ए वेक्टर, ए के ऊपर क्या लगा दिया, एरो। ये जो एरो है बेसिकली इसको तो बोलते हैं टेल, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, टेल, और इसको क्या बोलते हैं हम, हेड। क्लियर। जो आपकी नॉर्मल बुक्स होती हैं उसके अंदर जब भी वेक्टर आएगा तो उसको कैसे दिखाएगा, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए के ऊपर वो एरो दिखाएगा अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन कुछ फॉरेन की बुक होती हैं उसके अंदर इसको कैसे करेगा, जैसे ए लिखा तो ए को वो ज्यादा बोल्ड कर देगा, क्या कर देगा, ज्यादा बोल्ड कर देगा। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जहां पर आपकी जो कंपटीशन की बुक है उसके अंदर भी क्या करता है, वो ए के ऊपर वेक्टर नहीं लगाता, यानी एरो नहीं लगाता, वो ए को कैसे दिखा देता है, बोल्ड लेटर में। तो समझ जाइएगा कि वो क्या चीज है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, अगर ये एरो ऐसे ही लगा, यानी जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है वो ऐसे ही है, ये एरो दिखाया आपने, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए ये पेन ऐसे रख दिया, इसको ऐसे फिक्स कर दिया तो वेक्टर ऐसे ही रहेगा, अगर इसको ऐसे फिक्स कर दिया तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि इसको उठा के यहां रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ना ही पेन की लेंथ चेंज हुई है। मान लीजिए पेन ऐसे रखा तो ऐसे ही रखा हुआ है, इसकी लेंथ मान लीजिए कुछ भी है सेम, इसको फिर यहां पर रखा है तो डायरेक्शन सेम और पेन की लेंथ भी सेम। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और इसको समझाने का जो तरीका है जो मैं पेन के हिसाब से ले रहा था वो आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये गलत ना हो आपका। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स and wait for this second one. So you are going through this video so that you are getting the best knowledge about the kinematics. Till then, bye.